सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 5। इससे पहले बहुत छोटे छोटे इनफ कि आप एक बार बैठोगे एक सीटिंग में, आप उसे देख के कंप्लीट करोगे। ऐसे 4 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस बड़े से चैप्टर का ये है 5वां पार्ट, ठीक है। और वीडियोस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होती, ऐसी नहीं कि 2-3 घंटे की हैं। बहुत इनफ छोटी छोटी वीडियोज हैं जिसमें आप धीरे धीरे करके आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, जिसमें हम चल पड़े हैं पार्ट नंबर 5 की ओर। और इससे पहले हमने 4th पार्ट में देखा था, हम रिएक्टिविटी सीरीज पूरी बना रहे थे जिसमें हमने देखा कि कैसे कोल्ड वाटर से रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम। फिर आगे हमने हॉट वाटर से रिएक्शन देखा, फिर हमने स्टीम से रिएक्शन देखा, ठीक है। फिर हमने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन देखा और हमने कहां तक की सीरीज को कंप्लीट किया था? यहां तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। तो हमने देखा था पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। अब हम आगे के जो हमारे मेटल्स जो ऐड हुए उन्हें हमें समझना है कि वो कैसे ऐड हुए हैं। उसके लिए हम आ गए हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो यहाँ पर हम कोई मेटल लेंगे, मेटल ए, और हम कोई मेटल लेंगे, मेटल बी। एक आपको मेटल लेना है और दूसरे मेटल का आपको सॉल्ट सोल्यूशन लेना है। और अगर यहाँ पर देखो 2 मेटल्स यूज हुए हैं, खुद ही समझना। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मेटल ए रिएक्टिव है किससे, मेटल बी से, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेटल ए जो है डिस्प्लेस कर देगा, किसको डिस्प्लेस कर देगा, मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा, अगर उसकी रिएक्टिविटी मेटल बी से ज्यादा है। तो यहीं पे हमें देखना है कि अगर देखो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे कि मेटल ए आपने लिया और मेटल बी लिया जिसका आपने सॉल्ट सोल्यूशन लिया। अगर मेटल ए यहां से मेटल बी को डिस्प्लेस कर दे उसी के सॉल्ट सोल्यूशन से, तो हम कहेंगे कि ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, बी से। अब पता कैसे करें कि भाई डिस्प्लेस हुआ है नहीं हुआ? पहले देखो, अब सॉल्ट सोल्यूशन किसका बन रहा था, मेटल बी का। रिएक्शन के बाद सॉल्ट सोल्यूशन किसका बन रहा है, मेटल ए का। मतलब कि मेटल ए ने मेटल बी को सॉल्ट सोल्यूशन से हटाया और खुद सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, और मेटल बी बेचारा कमजोर था तो वो अलग से निकल गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्टिविटी जो है मेटल ए की वो ज्यादा है किससे, मेटल बी से। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास लेड और कॉपर का, यहाँ पे हमने लेड लिया, हमें पता है अभी तक तो हम लेड जो है वो रिएक्टिव है, ठीक है, अभी तक के एलिमेंट से। अब हम देखते हैं कॉपर से इसकी रिएक्टिविटी का क्या लेना देना है। अब यहाँ पर जैसे आपने लेड लिया और आपने कॉपर का क्लोराइड लिया, कॉपर क्लोराइड मतलब कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लिया आपने यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर। जैसे ही इसने रिएक्ट किया, आपने लेड की स्ट्रिप डाली इसके अंदर, कॉपर के क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर आपने जैसे ही लेड की स्ट्रिप डाली, धीरे धीरे करके जो कॉपर था वो अपने सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस होता रहा और एंड में बाहर निकल गया एज कॉपर सॉलिड। और सॉल्ट सोल्यूशन किसका बन गया, लेड क्लोराइड का, और इसका जो कलर था वो क्या था, कलरलेस। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला, लेड जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी तो वो उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दे रहा है, इसी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और खुद जाके सॉल्यूशन में बैठ गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। यहां तक तो हमें पता चल गया, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमारी सीरीज अभी तक ठीक चल रही है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कैसे पता करें हम लोग, तो उनसे देखो कैसे करेंगे। चलो, अब हमें इतना तो पता चल गया कि लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ तक तो हम पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें हमारे पास बचते हैं कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि सिल्वर बचता है हमारे पास, अभी तक इसका रिएक्टिविटी सीरीज में कोई नाम नहीं आया है। इसके बाद हमारे पास गोल्ड बचता है, इसका भी अभी तक रिएक्टिविटी सीरीज में हमने कोई नाम नहीं लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, सेम वही चीजें करते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे एक का और दूसरे का क्या लेंगे, मेटल। तो ये दोनों जो थे सिल्वर और गोल्ड हमारे पास बच जाते हैं, जिनकी अभी तक हमने रिएक्टिविटी सीरीज में कोई नाम नहीं लिया। अब हमें क्या करना है, दोबारा से वही चीज फॉलो करनी है। हमें लेना है एक मेटल ए और उसको रिएक्ट कराना है किससे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से। और अगर वो रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन हो जाती है तो मेटल ए का हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन, और अलग से क्या रिलीज हो जाएगा, मेटल बी। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉपर का नाइट्रेट CuNO3
और इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, सिल्वर से। अब यहाँ पर जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर नाइट्रेट जो है वो सिल्वर से कोई रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर हमने कहा चलो ठीक है, कॉपर नाइट्रेट को यानी कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन को एक बार हम गोल्ड से करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज देखने को मिली, नो रिएक्शन। ठीक, तो हमने यहाँ पर नो रिएक्शन दिखा दिया। तीसरी चीज हमने सोचा, अच्छा इस बार हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं यानी सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं और यहाँ पर उसको कॉपर से रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बन जाएगा क्या, कॉपर का सॉल्ट प्लस में सिल्वर जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इन तीनों को एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना हो तो मैं लिख देती हूँ, इसका सॉलिड वगैरह आप लिख लेना कि ये रेडिश ब्राउन कलर होगा, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2AgNO3CuS और यहाँ पर हमारे पास बनेगा, क्योंकि इस पे 2+ आता है तो ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने रिएक्ट कराया किसको, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर को, जैसे आपने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेट बन गया और सिल्वर जो है वो अलग से निकल गया। अब इन तीनों रिएक्शन को आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसको मानू इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3, तो इन तीनों से हमें क्या पता चलता है। अगर हम पहली और तीसरी इक्वेशन की बात करें तो इससे हमें ये पता चलता है दैट Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag। इससे हमें पता चलता है, देखो कैसे। यहाँ पर जब हमने कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लिया और सिल्वर से रिएक्ट कराने चले तो रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब जो सिल्वर है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। फिर हमने एक बार दोबारा चेक करने के लिए हमने यहाँ पे सिल्वर का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पे कॉपर ले लिया, बट हमने पाया कि कॉपर ने सिल्वर को इसकी नाइट्रेट सॉल्यूशन से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो पहली और तीसरी से तो हमें ये पता चलता है कि कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है किससे, सिल्वर से, और दूसरी रिएक्शन से हमें पता चलता है कि कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है गोल्ड से। तो यहाँ पर अब हम सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, यहां तक हम पहुंचे हुए थे लेड तक। लेड के बाद अभी हमने जब बाकी के एलिमेंट से रिएक्ट कराया तो हमें पता चल गया कि कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड के बाद जो अगला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉपर। चलो अभी ये तो हमें पता चल गया, बट अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है या फिर गोल्ड। तो ये याद रखना आप, सिल्वर जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है गोल्ड से। रीजन क्या है, सिल्वर जो है हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट। हमेशा जो है सिल्वर अकेला आपको मिलेगा, फ्री स्टेट में मिलेगा, किसी के साथ कंपाउंड बनाकर आपको कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा। बट जो सिल्वर जो है ये कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है, कंबाइंड स्टेट एज वेल एज ये हमें नेटिव स्टेट में भी देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने देखा सिल्वर का नाइट्रेट ऊपर हमें देखने को मिला, तो इससे क्या पता चलता है, सिल्वर अकेला भी मिल सकता है और सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो अगर ये कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है, कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब कि इसकी टेंडेंसी है रिएक्ट करने की। बट ये तो हमेशा ही फ्री स्टेट में मिल रहा है, मतलब इसकी टेंडेंसी नहीं है रिएक्ट करने की। इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। तो यहाँ से अगली सीरीज हमारी फॉलो हो जाएगी, सिल्वर देन गोल्ड। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो है कैसी बनी, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो यहां से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में 2 एलिमेंट्स को और रखा गया है, एक बार मैं इसको इरेज करके उसे बताती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दी है पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें पहला है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पे 10th क्लास के लेवल पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव है वो कौन है, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव है वो कौन है, प्लेटिनम या फिर गोल्ड आ सकता है। ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी हमने देखी कैसे थी, पहले हमने देखा कोल्ड वाटर से इनको देखा, फिर हॉट वाटर से मैग्नीशियम को देखा, उसके बाद हमने डाइल्यूट एसिड से इन चारों को देखा कि भाई कौन कौन ज्यादा H2 के बबल्स रिलीज कर रहा है। फिर हमने कॉपर को देखा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम,
ये जो है इनकी रिएक्टिविटी में किसके साथ देखिए, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स के साथ, यानी एक तरीके की मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए। अगर ये मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, अगर मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव है। और दूसरी चीज हमने देखी अकरेंस के बेसिस पर, जो कि हमने किसमें देखा था, सिल्वर और गोल्ड में अकरेंस को देकर हमने देखा था। अगर ये फ्री स्टेट में मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, अगर वो कंबाइंड स्टेट में मतलब कि वो रिएक्टिव है, और इसी वजह से वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जैसे कि सिल्वर। ठीक है, तो हमने बोला कि सिल्वर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड हमेशा अपनी नेटिव स्टेट में मिलता है, बट सिल्वर जो है नेटिव स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। और प्लेटिनम तो गोल्ड से भी लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये रख दिया हमने। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ए हाइड्रोजन ये वाला और ये मरकरी जो है ये इसके अंदर ऐड है। रीजन क्या है इनका? तो रीजन ये है, हाइड्रोजन जो है हालांकि नॉन मेटल है, बट ये जो है ज्यादातर रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है, रिएक्ट क्या करता है, ये जो है कैटायन फॉर्म करता है जिसका नाम है H+। तो अगर एग्जाम्पल के लिए बात करिए, जितने भी यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स को प्लेस किए गए हैं, इन सबकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है। ये सारे जो है हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने रखे हैं ये सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। बट ये जितने नीचे रखे मेटल्स हैं ये सारे हाइड्रोजन को उस डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, जो ये शो करता है कि इन सबकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा गया है। ठीक है, तो ये है तो हालांकि नॉन मेटल, बट बिहेव किसी तरह करता है, बिहेव्स लाइक मेटल। किसकी तरह बिहेव करता है? लाइक मेटल की तरह। ठीक है, और अगर इसको कोई डिस्प्लेस कर दे रहा है इसका मतलब कि वो एलिमेंट जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो उससे लेस रिएक्टिव है। अब इसमें याद रखना है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स रखे हैं वो सारे जो हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एसिड में से। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई एसिड लिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये सारे जो हैं डिस्प्लेस कर सकते हैं किसको? हाइड्रोजन को। बट जो इसके नीचे रखे हुए हैं इनमें से कोई भी हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने कंपेयर करने के लिए यहाँ पर हमने कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन को बीच में रखा है। हाइड्रोजन से ऊपर है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन से नीचे है तो रिएक्टिविटी कम है। अब बात करें मरकरी की, तो हमें पता है ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये भी अदर मेटल्स की तरह क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है, बट इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए इसे लोअर प्लेस दिया गया है किसके अंदर? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा मेटल्स उसकी रिएक्शंस ये सब कुछ खत्म होता है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है एक्वा रीजिया। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो एलिमेंट जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे हैं, कोरोड नहीं हो पा रहे, कैसे एक्वा रीजिया के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करती हूँ जब तक आप इसे नोट कर लो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्वा रीजिया क्या होता है। एक्वा रीजिया जिसका लैटिन भाषा में मतलब होता है रॉयल वाटर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पहले के लोग जो है इसे यूज करते थे कि उनके जो गोल्ड है ज्वेलरीज जो है वो चोरी ना हो, तो वो एक्वा रीजिया में अपने गोल्ड को डिसॉल्व कर देते थे, इसलिए इसका नाम सच पड़ा हुआ है रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है दो एसिड का, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये मैंने बताया था बहुत ज्यादा अच्छा एक्सीलेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब यहां से मिलता है हमें एक नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो कि हमें कौन देता है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका नाम क्या है? HNO3। बेसिकली इतना नहीं जानना है, बस आप इतना समझो कि दो एसिड जब कंबाइन होते हैं, कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो वो बनाते हैं एक मिक्सचर जिसका नाम क्या होता है? एक्वा रीजिया। ये मिक्सचर हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, और ये अपने अंदर मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। इतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लोग बन जाते हैं।
रेशो क्या रहता है इनका, HCl का 3 रहता है, 3 पार्ट, और HNO3 का 1। अगर आप इसको रिवर्स करके लिखते हो, HNO3 पहले लिखते हो तो 1 भी पहले आ जाएगा। HCl हमेशा 3 पार्ट शेयर करेगा। इसका मतलब क्या, अगर आपको 100 ml बनाना है एक्वा रीजिया, तो उसमें आपको 75 ml क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 25 ml आपको क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सेम ऐसी अगर आपको 1000 ml बनाना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 750 ml HCl और 250 ml HNO3, और यहाँ से बन जाएगा हमारा एक्वा रीजिया। अब जब ये गोल्ड जो है एक्वा रीजिया के अंदर डिजोल्व हो जाता है तो ये किस फॉर्म में रहता है, तो ये रहता है हमारे पास HAuCl4 की फॉर्म में, और इसका नाम होता है क्लोरोऑरिक एसिड। जब प्लेटिनम एक्वा रीजिया के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ये बिल्कुल एडिशनल है, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल एक्स्ट्रा है, बस आपको यहीं तक करना है 10th लेवल पे, बट फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। जब आप गोल्ड को डिसॉल्व करते हो एक्वा रीजिया यानी इन दोनों के मिक्सचर में, तो ये बनाते हैं क्लोरोऑरिक एसिड। ठीक है, और यहीं पर जब आप प्लेटिनम को डिसॉल्व करते हो तो ये बनाते हैं क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2PtCl6। अब अगर आप चाहते हो कि भाई एक्वा रीजिया में हमने मिक्स तो कर दिया, अब इसको निकालेंगे कैसे गोल्ड को, तो यहाँ पर क्लोरोऑरिक एसिड के अंदर हमें डालने होते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि इन दोनों में ही अलग अलग एजेंट्स रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्लोरोऑरिक एसिड की, तो यहाँ पर हमें डालना होता है सोडियम मेटा बायसल्फाइड। क्या डालना होता है, सोडियम मेटा बायसल्फाइड। ठीक है, इसको मैं अलग बता दूंगी, अभी आप इतना नोट करो। और यहाँ पर समझो आप अदर सॉल्यूशंस भी हैं जो अपने अंदर गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, इवन गोल्ड को अच्छा डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि साइनाइड सॉल्यूशन। ये किसका हो सकता है, सोडियम का साइनाइड सॉल्यूशन या फिर पोटेशियम का साइनाइड सॉल्यूशन। CN जो है ये साइनाइड को दिखाता है, CN जो है वो साइनाइड को दिखाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पर ये था हमारे सिलेबस में कि एक्वा रीजिया, जिसका मतलब होता है लैटिन में रॉयल वाटर, जिसमें 3 पार्ट कौन शेयर करता है, HCl, और 1 पार्ट कौन शेयर करता है, HNO3। इन दोनों के मिक्सचर को एक्वा रीजिया बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, और ये बिल्कुल अनरिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और डिसॉल्व करके गोल्ड का क्या बनाता है, क्लोरोऑरिक एसिड, और प्लेटिनम को क्या बनाता है, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर अदर सॉल्यूशंस भी हमारे पास जो कि इनको डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि साइनाइड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। क्लोरीन गैस, अगर आप वाटर के अंदर प्रेजेंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी जो है वो फॉर्म कर देता है हमारे पास क्या, गोल्ड का क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद मरकरी भी जो है अपने अंदर गोल्ड को डिसॉल्व करता है। अमालगम क्या होता है, मरकरी जो है अदर मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अमालगम बनाता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो अगर मरकरी का आप अमालगमेशन करोगे गोल्ड के साथ तो क्या बनेगा, मरकरी गोल्ड अमालगम। तो उसमें भी मरकरी में भी गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास अगली चीज है सेलेनियम डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है SeO2, इसके अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही एडिशनल बट नॉलेज में डालने के लिए कि सिर्फ एक्वा रीजिया नहीं है, मोस्ट कॉमनली आप बोल सकते हो, बट अदर भी हमारे पास सॉल्यूशंस है जो कि अपने अंदर को जो अपने अंदर अनरिएक्टिव मेटल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे क्लोरोऑरिक एसिड से मुझे क्या निकालना है, गोल्ड निकालना है, AU निकालना है, तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि सोडियम मेटा बायसल्फाइड। सोडियम मेटा बायसल्फाइड जैसे ही आप ऐड करोगे, गोल्ड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसका आप हीट करो और प्योर गोल्ड को उससे अलग करो। अब यहाँ पर अगर क्लोरोप्लेटिनिक एसिड की बात करें कि इसके अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, तो अगर आप गोल्ड को अलग करना चाहते हो आपको क्या डालना पड़ेगा, सोडियम मेटा बायसल्फाइड का सॉल्यूशन, जो कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे आप गोल्ड को अलग कर लोगे किससे, एक्वा रीजिया के सॉल्यूशन से, यानी क्लोरोऑरिक एसिड से। अगर आप चाहते हो कि आप क्लोरोप्लेटिनिक एसिड से दोबारा से प्लेटिनम को निकालना चाहते हो, तो आपको इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा अलग लिखती हूँ, डालना पड़ेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या डालना पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड। किसके अंदर डालना पड़ेगा हमें, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के अंदर, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के अंदर। ठीक है,
तो जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड डालोगे, यहाँ से आपका जो प्लेटिनम है वो पहले तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर फिल्टर को उसको आप फिल्टर करोगे, उसके बाद आपको उसे हीट करना है, उसके बाद आप वहां से प्योर मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिजोल्व होने के तरीके ही मैंने बता दिए कि अगर एक्वा रीजन में डिजोल्व होंगे तो क्या बनाएंगे, और अगर आपको अलग करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। गोल्ड के केस में रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि सोडियम मेटा बायसल्फाइड ऐड करना पड़ेगा, और प्लेटिनम के केस में यहाँ पर हमें NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इससे जो है हमें अलग अलग तरीके के सॉलिड्स मिलेंगे और फिर हम उसे अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये आप उम्मीद है कि पूरा समझ गए होगे आप। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ इसको। सबसे पहले हमने जाना एक्वा रीजिया क्या होता है, इसका मतलब है लैटिन भाषा में रॉयल वाटर। ये जो होता है मिक्सचर होता है दो एसिड का, पहला है HCl, दूसरा HNO3। ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है जो कि अपने अंदर बहुत अनरिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। अगर गोल्ड डिसॉल्व होता है एक्वा रीजिया में तो बनाता है क्लोरोऑरिक एसिड, अगर प्लेटिनम डिसॉल्व होता है तो ये बनाता है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। अब डिसॉल्व करके छोड़ा तो जाएगा नहीं, अलग भी करना है, निकालना भी है। तो अगर आपको गोल्ड को निकालना है तो आपको डालने पड़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अगर आप चाहते हो मैं प्लेटिनम को अलग करूं तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड जो कि इसका जो सोल्यूशन था उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा अमोनियम क्लोराइड। फिर आपको इससे कुछ कुछ सॉल्ट मिलेंगे और वहां से आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब अदर सॉल्यूशंस भी हमने देखे यहाँ पर जो कि अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि साइनाइड सॉल्यूशन, दो के, सोडियम के और पोटेशियम के। अगर यहाँ पे हम बात करें अगले की, तो क्लोरीन गैस को अगर आप वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे गोल्ड से तो ये भी हमारे पास अपने अंदर जो कंपाउंड है गोल्ड का फॉर्म करता है, मतलब गोल्ड को आयन की फॉर्म में ले आता है। मरकरी का अमालगमेशन, यानी मरकरी जो है जो कि एक मेटल है, ये दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बनाता है अमालगम। ठीक है, तो वहां पर भी यहाँ पर गोल्ड भी इसके साथ इसमें डिसॉल्व हो जाता है। और चौथा जो था वो था सेलेनियम डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है SeO2, ये भी अपने अंदर इनको डिसॉल्व कर सकता है। अब अगर हम बात करें बाय वॉल्यूम के बेसिस पे, अगर आपको एक्वा रीजिया बनाना है तो 3 पार्ट रखना पड़ेगा HCl और 1 पार्ट क्या रखना पड़ेगा HNO3। 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3, तो जो इनका रेशियो रहता है अगर HCl टू HNO3 देखोगे तो 3:1, अगर HNO3 टू HCl देखोगे तो 1:3। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वा रीजिया। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब हम आ गए अपने नेक्स्ट रिएक्शन जो कि नॉन मेटल्स की रिएक्शन रहेंगी। यहाँ पे बहुत छोटा टॉपिक है ये, तो यहाँ पे हमें देखना है नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो सबसे पहले तो अगर नॉन मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कार्बन को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम ऐसे ही अदर एलिमेंट्स को भी आप रिएक्ट कराओगे तो वो भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो सल्फर को अगर आप रिएक्ट कराओगे किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना देगा, सल्फर का डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर और कार्बन दोनों के दोनों क्या थे, नॉन मेटल्स, और दोनों ने क्या बना दिया, अपने ऑक्साइड्स बना दिए, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स विद वाटर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट generally non-metals do not react with water as they are not capable to displace hydrogen from water। अब यहाँ पे समझना, वाटर से अगर रिएक्ट करना है नॉन मेटल्स को तो उन्हें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। बट जनरली जो है कोई भी नॉन मेटल, ज्यादातर नॉन मेटल जो है वो वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं उनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का।
और अगर आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस आयन दे रहा है, तो आपको भी कुछ प्लस आयन कैटायन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने अंदर से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। बट जो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की, मतलब उनका नेचर होता है कि वो एनायन फॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हमारे पास दो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया और हमारे पास क्लोरीन हो गया। सबसे ज्यादा वायलेंटली जो है वो फ्लोरीन रिएक्ट करता है, और उसके बाद क्लोरीन भी जो है यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। अगर आप रिएक्ट कराओगे फ्लोरीन को वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, HF बना देगा, ठीक है, जिसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहा जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखूं, फ्लोरीन की अगर आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये बना देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। ऐसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या बना देता है, क्लोरीन Cl2 प्लस वाटर अगर आप लेते हो तो ये आपको बना देता है HCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके साथ साथ हमारे पास बना देता है हाइपोक्लोरस एसिड, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट चलो फिर भी ये बना देता है हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लिख लो बीच बीच में, क्योंकि मे बी किसी का छूट जाए, वैसे तो पॉज करके लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो जो है हमारे पास वो रिएक्टिविटी दिखाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। और ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है बहुत ज्यादा वायलेंटली फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, O2 गैस भी यहाँ से इवॉल्व हो जाती है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं और रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, जहां पर क्लोरीन बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइपोक्लोरस एसिड। और ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये डिसइंफेक्शन में यूज किया जाता है, मतलब वाटर ट्रीटमेंट्स में जो क्लोरीन रहता है वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टिंग एजेंट रहता है, ठीक है, ये आप इसे नोट कर लो। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको बोलना है जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज दे कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी हमने देखा कि अगर नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और अगर नॉन मेटल्स वाटर के साथ हम रिएक्शन देखें तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बस हमने दो की रिएक्शन देखी, जो कि था फ्लोरीन और दूसरा था क्लोरीन, ठीक है। बट हमें जो लिखना है पेपर में, एग्जाम में हमने लिखा है कि जनरली दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, बट वो एडिशनल नॉलेज के लिए था। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटल्स ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाए थे। अभी हमने इससे पहले देखा था ना कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि CO2, SO2, N2O, ठीक है, ये बहुत सारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। अब अगर उन्हीं नॉन मेटलिक ऑक्साइड को, जैसे कि CO2 को, ठीक है, NO2 को, SO3 को, SO2 को अगर आप रिएक्ट कराओ वाटर के साथ तो वो क्या बनाते हैं, एसिड, ठीक है, नॉन मेटलिक एसिड। अब यहाँ पर देखोगे नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना देंगे, एसिड। जैसे कि यहाँ पे हमने CO2 लिया है जो कि गैस है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। अगर यहीं पे हम देखें NO2, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल, और उसका ऑक्साइड लिया हमने, नॉन मेटल का ऑक्साइड, प्लस में H2O यानी कि वाटर, तो इसने बनाया कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर NO2 ने क्या बनाया, HNO2, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब देखो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2, इसमें कितने हैं, 3। यहाँ पर होता क्या है, इनिशिएशन जो होती है वो किससे होती है, HNO2 से होती है, ठीक है, बट धीरे धीरे ये किस में बदल जाता है, HNO3 यानी नाइट्रस एसिड से नाइट्रिक एसिड में बदलने लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। अभी हमने देखा था ना HNO3, तो बनता तो क्या है HNO2, बट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसके अंदर और ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं और ये क्या बन के स्टेबल हो जाता है, HNO3 बनता रह जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक
एसिड। यहीं पे अगर हम बात करें SO3 की, तो ये क्या बनाता है H2SO4, जिसे हम क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बात करें SO2 की, तो देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, इन्होंने क्या बनाया सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। यहाँ पर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ट्राइऑक्साइड था सल्फर का, यहाँ पे डाइऑक्साइड है, तो देखो यहाँ पे क्या बनाएगा H2SO3 बनाएगा। ये होता क्या है सल्फ्यूरस एसिड। बनता क्या है देखो, सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड, फिर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो तो इससे क्या बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन विद वाटर। अब ये जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, इनके दो नेचर होते हैं जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था। पहला एसिडिक और दूसरा न्यूट्रल। एसिडिक में जैसे हमने देखा CO2, SO2, ठीक है, SO3, ये हो गया। बट न्यूट्रल में भी हमारे पास है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वाटर हो गया हमारे पास N2O। इन ये तीनों जो है वो कैसे हैं न्यूट्रल नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड के नेचर दो, पहला या तो एसिडिक या तो न्यूट्रल। एसिडिक में हमारे पास ये आ गए नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मतलब ये क्या है एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है। और जो हमारे पास न्यूट्रल में आ गए वो आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वाटर और N2O, ये हमारे पास न्यूट्रल आ गए। तो एक बार हम इसको वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, बट हमने अलग से देखा क्लोरीन एंड फ्लोरीन को। उसके बाद हमने देखा नॉन मेटलिक ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करे तो क्या होगा। नॉन मेटल्स तो वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे, बट नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाता है। फिर हमने देखा नॉन मेटलिक ऑक्साइड दो नेचर दिखाते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर, और तीनों मिल जाते हैं बेसिकली उसमें। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड में हमने क्या देखा था मेटलिक ऑक्साइड, मतलब थोड़ा सा बोलने में ऐसा हो जाता है, लिख ही देती हूँ मैं। हमने देखा था अगर मेटल का ऑक्साइड हो तो वो तीन नेचर दिखाता है, बेसिक भी दिखाता है, एसिडिक भी दिखाता है और एम्फोटेरिक भी दिखाता है। किसका ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड। बट ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये दो नेचर दिखाता है, या तो एसिडिक दिखाएगा और या तो न्यूट्रल दिखाएगा। तो यहीं पर हमने यहाँ पर तो हमने देख लिया था डिफरेंस जब हमने पढ़ा था कि बेसिक कौन से है एसिडिक कौन से, और एम्फोटेरिक में जैसे एल्यूमिनियम वगैरह जिंक वगैरह हमने देखा था। बट नॉन मेटलिक ऑक्साइड में एसिडिक कौन से होंगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूट्रल कौन से होंगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हमने बता दिया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड प्लस वाटर हमेशा क्या दे रहा है देखो एसिड, ठीक है। यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयोनिक कंपाउंड्स। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।